हालांकि थोड़ा सा डाल देना। बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया, आवाज बढ़िया आ रही है भाई साहब, बढ़िया। हाँ नहीं है, ठीक है, आवाज बढ़ाओ। मैं पंडित आदमी हूँ भाई साहब, बहुत सीधा आदमी हूँ, राजस्थान की धरती से इधर आया हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। ये सरिता भी कविता पढ़ रही थी और कह रही थी कि जिनके पर नहीं है उनको भी उड़ाओ, जिनके पर नहीं है उनको भी उड़ाओ, 2-3 बार कह दिया। अब भाटी जी मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैंने कहा फिर ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर की फांकड़ी की बांधे क्या? क्या मतलब है फालतू की बातों से? बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है और आप सब लोग यहाँ पर हैं। ये माइक बहुत बढ़िया है, अब जाके बहुत बढ़िया सेट हो गया। मेरे सामने माताएं बहनें बैठी हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। उधर यदा कदा मेरे प्यारे साथी और मेरे भाई बंधु ऊर्जावान वार्ड नंबर 18 के लोग बैठे हैं और ये मेरी रिश्तेदार है। मैं आपको बता दूं, जुड़वा बहन भी हो सकती है, अपने पुराने जन्म के संबंध हो सकते हैं भाई साहब। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पंडित आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ। ये तो क्या इतना सा बोल रही है, कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर, तो भगवान की कृपा है। मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आप ऐसे मत सोचो, मेरी बात सुनोगे कहीं लड़ाई हो जाए भाटी जी, घूंसों से मार ले, लातों से मार ले, कोई मेरे को बाल पकड़ के नहीं मार सकता। भाई थे भाई साहब, एक बार तो 4-5 जनों ने मेरे को खूब मारा, लाते भी दी, घूंसे भी दिए, इधर भी दिया, इधर भी दिया। मैं भी हाथ चटकार के खड़ा हो गया। मैंने कहा अपने दादाजी का दया क्या यार, लगी तो उनके हाथों में लगी, मैं तो इसे लोड ही नहीं लेता। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है और बंशीधर भैया ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने कह दिया हमारे बीच में देखो ऐसा आदमी बैठा है जिसके बाल ही नहीं है। अरे भाई ये तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, लोग बात तो पंडित के लिए ऐसे ही कहते हैं। बाकी जी मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं तो देश के सारे जितने भी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ तो वहां पर जाते ही जो भी संचालक आता है हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। अब आप ये बताओ भाई साहब, घटोत्कच बैठा है तो मैंने किसी के बाप का क्या खाया? जो भी खाया अपने बाप का खाया। और वैसे भी आप बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं चिखला के, आपको प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ भाटी जी सुनना। तो परमात्मा ऊपर से सभी के चेचिस एक जैसे ही नीचे भेजता है और यहाँ आने के बाद में आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बना लेता है। अभी देखो आप ये बंशीधर जी को देखो आप, इन्होंने मिनी बस की बॉडी बना रखी है। सरिता को देख लो, लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बना के बेची है। तो भाई साहब मैंने 16 चक्का बना लिया। अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं, मजा हो जाए तो बीच में साले वाले भी ठोक दे रहे हो। मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ आपके बीच में। ये देखो मोटे से भाई साहब बढ़िया बैठे हैं, शायद आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अपन एक ही खानदान के लग रहे हैं, अपन दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ पियो अच्छे बलिष्ठ हो जाओ, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ काल नहीं पड़ना चाहिए। अकाल नहीं पड़े। प्रणाम करता हूँ आपको। नाम क्या है भाई साहब आपका? दुबे जी। गजब के आदमी आप यार। मैं आपको एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ दुबे जी, 3 घंटों से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपसे मेरा निवेदन है बीच बीच में खड़े हो जाया करो यार, उसको सांस भी लेने दिया करो। और तुम क्या कहते थे बंशीधर भैया? साधु लगते हैं। साधु साधु वाडू कुछ नहीं होता, वो एक ही कंपनी के ठगे ग्राहक, छोड़ो इनको। ये तो ये क्या मतलब है? मैं पंडित आदमी, मैंने निष्कर्ष निकाले भाई साहब। ये देखो आप, ये मेरे साधु लगते हैं क्योंकि मेरे साधु का भी मैदान साहब और अपना भी, इसको कहते हैं साधु। और दूसरी बात, मेरे साधु के मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आदमी हम दोनों। केवल हमें सुबह ये समझ में नहीं आता कि मुंह कहां तक धोना है। अब
दीदियां उधर बैठी हैं, पढ़ी लिखी दीदियां बैठी मेरी, पढ़े लिखे भाटी जी बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। उधर 2-4 लोग देखो आप कवि सम्मेलन पे शहीद हो गए चबूतरे पे। इधर भी लोग बाग बैठे हैं, इधर खड़े हैं, तो प्रणाम करता हूं। अब आप पढ़े लिखे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये साधु है तो पंडित ने पहचाना कैसे? पढ़े लिखे लोगों के बीच में भाई साहब दो बेटी साइंस वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लोगों के बीच में करने जा रहा हूं। मेरी दीदियां बेटी है, साधु है तो पहचाना कैसे? ये क्या है यार भाई साहब, कौन है ये, क्या हुआ मतलब? इसको चालू करो भाई साहब, मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं तो यार मेरे तो इसमें लोड़े पड़ते हैं। गलत गेला भाई, तो इससे मेरे भाई कुछ खाया पिया करो, थोड़ा तेज चलो। हाँ किधर से हुआ? चलो बहुत बढ़िया बात है, गाय माता आ गई मेरी कविता सुनकर, प्रणाम करता हूँ गाय माता। ये बहुत बढ़िया, वो साधु का कनेक्शन टूट गया था भाई साहब। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार साधु है तो पंडित ने पहचाना कैसे? वो देखो ये ऊपर वाली लाइट, इस लाइट का प्रकाश डायरेक्ट उनकी लोडी पे पड़ के मेरी लोडी पे आ रहा है। इससे पहचान में आते हैं कि आप साधु हैं अपने। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं प्रणाम करता हूं आपको, और मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं सीधा पंडित हूं भाई साहब, आप लोगों के बीच में हूं। और मैं बंसी भैया आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप यार बहुत बढ़िया कवि हैं, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यार मेरे साबुन से मुंह मत धोया करो यार, ये कलर छोड़ता है भाई साहब। हमारे सामने समस्या है, जिस किसी भी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो पहले 2 घंटे तक साबुन से बंशीधर भैया को धोते हैं हम, उसके बाद में 2 घंटे तक उसी साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। जल्दबाजी में तो प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हैं, देवेंद्र परिवार ने वीररस की बहुत बढ़िया, ये इको खत्म करो इसका यार, देवेंद्र ये क्या है बड़े भैया, अरे इसको बंद करो, ये कैसे आवाज गूंज रही है यार? हाँ पंडित सीधा राजस्थान की माटी, ये बड़ी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, ठीक आ रही है, समझ में आ रहा है। देवेंद्र परिहार भैया ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी और बहुत शानदार वीरस का इन्होंने माहौल बनाया, देश की बात की। मेरे को बैठे बैठे ये लग रहा था आदमी ने इतनी देश की बात की, और मेरे को बैठे बैठे ये लग रहा था, मैंने कहा यार सब फालतू की बातें, मैंने कहा देशभक्ति के अलावा सब फालतू की बातें हैं, कुछ भी नहीं रखा जीवन में। मेरे तो देशभक्ति ऐसी जगी भाई साहब, जो मैंने तो यही सोचा कि डायरेक्ट बॉर्डर पे जाऊं और 4-5 गोले खा के वही मर जाऊं। तो ये देशभक्ति ऐसी भाई साहब, क्या ये मेरा भाई इधर बैठा है, बहुत मजे ले रहा था तू जब सरिता कविताएं पढ़ रही थी। प्रणाम करता हूँ तेरी उपस्थिति को, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कविताएं सुन रहे हैं। मैं तेरे को एक बात कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, तू बहुत प्यारा भाई है मेरा, देख हाथ दिला रहा है, सरिता को बड़ी प्यार से देख रहा था तू, पर मैं तेरे को एक बात कह दूं, तू बच्चा है, प्यार की इमारतें गढ़ नहीं सकता, तू बच्चा है, प्यार की इमारतें गढ़ नहीं सकता, अरे तू छठी फेल है, एमए की किताब पढ़ नहीं सकता। तो ये भाई साहब बात है, ये दिनेश भैया मेरे को कह रहे थे, कह यार पंडित तू लेट हो गया यार, थोड़ा जल्दी आ। अरे मैंने कहा भाई साहब मैं होटल में रूम ले लेता हूँ, यहाँ ना के दो के आ जाऊंगा। मैंने कहा सीधा मंच पे चलेंगे। अरे कहा नहीं, मैं भाटी जी का आदमी हूँ, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया शानदार, यहाँ पर गेस्ट हाउस में व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्था है, मैं भाटी जी का आदमी हूँ, भाटी जी मेरी पूरी बात मानते हैं, मैं भाटी जी का आदमी हूँ। अगले ने 5 बार कह दिया मैं भाटी जी का आदमी हूँ, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा दिनेश भैया भाटी जी खुद भाभी जी के आदमी है यार, तुम उनके आदमी कैसे हो सकते हो? तुम उनके भाई हो सकते हो, बहुत बढ़िया है। मेरे साथी इधर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भाई साहब कविताएं सुन रहे हैं, चिकला वालों प्रणाम करता हूँ मैं आपको। वो एक छोरे बड़े वो कह रहे थे कि छोरे उस्ताद हो गए। वो एक दिन मेरा छोरा आकर के मेरे पास में बोला, तब पापा जी मेरे को शाबाशी दो।
मैंने कहा रे चोटे, तू मैंने कहा स्कूल तो जाता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, तेरे को किस बात की शाबाशी दूं? अरे कह बाबा जी मैंने खानदान का नाम ऊंचा कर दिया, बहुत बड़ा काम किया है, आप शाबाशी तो दो। मैंने कहा क्या किया रे चोटे? तो पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। 2 टिकाए भाई साहब, मैंने उसके जो रोने लग गया और रोते रोते चिल्ला रहा। मैंने कहा फालतू के काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है तो रोते रोते चिल्ला रहा। तो आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? कि जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मैं हूं। तुम्हारी कसम भाई साहब, आपने कवि सम्मेलन कराया, मेरे जवान भाई इधर बैठे हैं, प्रणाम करता हूं मैं चिकला वालों को, वरना टीवी चैनल वालों को देख लो। रात को 12 बजे दुबे जी कोई सा भी चैनल लगाओ, आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती मिलेंगी आपको। अब ये बात दुबे जी को पता लगी। अरे शर्म आनी चाहिए टीवी चैनल वालों को यार, रात में कोई सा भी चैनल लगाओ, आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती है। और मैं प्रणाम करता हूं चिकला वालों को कि आपने हिंदी माता का कवि सम्मेलन कराया। भाई साहब एक बार ताली बजाएं आप अपने आप के लिए। भाटी जी एक दिन गजब हो गया, मेरी पत्नी गई पीहर में, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा, रात को 12 बज रहे। अपन ने भी सोचा यार बढ़िया चैनल लगाओ, आनंद लो। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। मैं तो भाई साहब मेरा खानदान छोटा मोटा नहीं है, सही कह रहा हूँ आपको। मेरे दादाजी का तो आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं आपको, मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब खा के मरे भाई साहब। मैं उस खानदान का, मेरे दादाजी का आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। मेरे दादाजी तो इस देश में बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय श्री 1008 राधे मां। तो मैं तो इस 2-2 कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के ये कह देते हैं दुबे जी तो मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अगर यहाँ राम जी के दरबार में खड़ा होकर, एक तरफ मातेश्वरी के दरबार में खड़ा होकर, इस पवित्र प्रांगण से, इस पवित्र माइक और पवित्र मंच से आप जैसे देशभक्त लोगों की उपस्थिति में अगर उस 2 कौड़ी के व्यक्ति को जवाब दे दूं जिसने ये कहा कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर जवाब आपको ठीक लगे तो फिर पूरा का पूरा पांडाल दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बताना। सुनिएगा आपकी अदालत में 4 पंक्तियां। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा और चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। मेरे दोस्तों, मेरे देश के मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूं साहब, लेकिन उन 2 कौड़ी के लोगों से नफरत करता हूं जो भारत मां को गाली देने वालों को ताली देते हैं। 2 कौड़ी का पाकिस्तान, क्या कविताएं लिखी उस पर यार। पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट दिए ना, उतने के तो भारत वाले अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। 2 कौड़ी का पाकिस्तान। और आपको एक विशेष कारण बता रहा है पंडित, बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहा है, सुनिएगा। बार बार पाकिस्तान अपने देश की सीमा में घुसने का प्रयास करता है और बार बार हम उसे खदेड़ देते हैं, ठोकते हैं, पींचते हैं, फिर भी वो नहीं मानता। ये प्रश्न पूरे भारत वालों के दिमाग में है कि यार पाकिस्तान इतना नकटा कैसे। अगर उसका कारण मैं आपको बता दूं तो फिर मुझे चिकला वाले तालियां बजा करके बताना। सुनो, कब पाकिस्तानियों को कम मत ना को भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है।
पाकिस्तानियों को कम मत आको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है, ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है, और डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। भारत माता की। मेरे वीरस फड़फड़ाता है भाई साहब, बॉडी जाती है मेरी यहाँ। दो बॉडी का चीन पिछले दिनों मेरे दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ, बाटी जी प्रणाम करता हूँ आप सभी को। एक वीडियो वायरल हुआ, चीन के सैनिक अपने देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और अपने देश के फौजी डंडे लेकर के फटाफट उनके पुट्ठे पे बजा रहे हैं। कौन कौन ने वीडियो देखा हाथ ऊपर करके बताओ। दो कोड़ी का चीनी, क्या है वो चीन, उनकी लंबाई देखो बावड़ों की 4.5 फुट, ये लड़ेंगे अपन से। उन बावड़ों की आंखें देखो दीदी, इन्नी सी आंख, जैसे अपने घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो। उनके नाम देखो बावड़ों के, इंगी मिंगी चिंगी पुंगी, पाटी लूंगी। ये लड़ेंगे अपन से। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूं चीन को, फिर मुझे फिर बताए चिकलावासी, सुनिएगा। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों, और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो, और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। कोडी के कोरोना काल के बाद में भाई साहब बड़ी मुश्किल से कवि सम्मेलन शुरू हुए, प्रणाम करता हूँ दुबे जी, मैं आपको साधु भाई, मेरे साधु को विशेष प्रणाम। दीदी भी यहीं बैठी है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप अकेले आए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन। मेरी दीदियां इधर बैठी है, मेरे को तो पत्नी की याद आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मेरे दिमाग में आ गए पत्नी, मेरा टोटल दिमाग फ्यूज। अभी परसों की बात ले लो आप, 3-4 दिन तो हो गए भाई साहब। एक सत्य घटना बता रहा हूँ, शाम के समय पे वो तैयार हो रही थी, तो तैयार हो रही थी तो लिपस्टिक लगा रही थी सरिता की तरफ। हाँ, लिपस्टिक लगा रही थी, तो लिपस्टिक लगाते लगाते नीचे नमक का डिब्बा खुला हुआ था, तो लिपस्टिक क्या है कि नमक के डिब्बे में गिर गई। और वो मेरे से कहेगा यार मैं अभी इस लिपस्टिक को कैसे लगाऊं, कैसे यूज करूं। अरे मैंने कहा लगा ले, नमक को थोड़ा सा इधर उधर कर ले, लगा ले। तो उसने लगा ली। फिर सुबह उठी, सुबह उठ करके वो मेरे से बोली तो यार देखो ऐसा है। मैंने कहा क्या? तो मेरे को एक सोने का हार चाहिए। मैंने कहा सोने का हार चाहिए? तो देखो मना मत करना यार, तुमने मेरा नमक खाया है। बारीक बात है, कल समझ में आए तो कल ताली बजा लेना। बहुत बढ़िया है, मैं तो ऐसे ही सीधा। मैं क्या बताऊं, कोरोना काल में पड़े रहे दीदी, पड़े रहे भैया, खा जाओ गली घर में, बाहर जाओ तो पुलिस खड़ी राष्ट्रीय सम्मान लेकर के। मैं तो बड़े भाई साहब, अपन ने दुबे जी, किसी ने जलेबी बनाना सीखा, किसी ने हलवा बनाना सीखा, कोरोना में खा जाओ लॉकडाउन में, किसी ने हलवा बनाना सीखा, किसी ने पकोड़े बनाना सीखा, मैंने भी पकोड़े बनाना सीखा भाई साहब। अब मेरी पत्नी के टेस्ट जग गया, और कहे यार ये तो बड़े स्वादिष्ट पकोड़े बनाते हैं। अब एक दिन भाई साहब वो मेरे पीछे पड़ी, अरे कहा यार मेरे को तो भूख लग रही है, तुम पकोड़े बनाओ। अरे मैंने कहा पकोड़े कैसे बनाओ यार? मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, घर में बेसन का एक दाना नहीं है, और मैंने कहा तू कह रही है पकोड़े बनाओ। उसने तो माथा पेला लिया, कहा मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो पकोड़े खिलाओ। गया भाई साहब मैं बेसन लेने, सूजी लेकर के आया। पड़े रहो कोरोना काल में, कहां जाओ, सुबह से शाम तक पड़े पड़े दिमाग खराब। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई। दुबे जी दूसरे की दिखी नहीं यार। पड़े रहे दुबे जी, अपन दोनों ऐसे ही, अपने दोस्तों भाई भाई हैं अपन दोनों की एक ही यार भाई साहब। पड़े पड़े दिमाग खराब हो गया। एक दिन दुबे भाई साहब मेरे को मेरी पत्नी को देखकर, बाटी जी मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ मेरी लुगाई को देखकर, ऐसा उसी का चेहरा देखो दिमाग खराब हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला। मैंने कहा मेरे को भूख लग रही है। अगली खाना बना के लाई, मैंने निवाला तोड़ा,
मुंह में डाला, मेरा तो दिमाग खराब था। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। वो पुलिस वाले आ गए, मेरे को उठा के ले गए, मेरे को क्वारंटीन कर दिया। वो तो समझदार डॉक्टर साहब थे, वो आए कर यार पंडित जी इधर कैसे। अरे मैंने कहा तुम्हारी टीम उठा लाई मेरे को यार। तो तुम तो सुनो, दिमाग की बात सुनो, मेरे को ये बताओ, सारी फालतू की बातें हैं, मेरे को तो ये बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। मैंने दिमाग लगाया भाई साहब, मैंने कहा मेरी सासू, मेरा ससुरा, मेरे साड़ी, मेरा 80 साल का दादी ससुरा जो 6 महीने से खाट पे पड़ा था बीमार, उसका भी नाम ले दिया मैंने। अब मैंने कहा मेरी लुगाई बने रहे 6 महीने तक वहीं। तो भाई साहब मैं तो, मेरे दादाजी बहुत बड़ा खानदान, मेरी पत्नी से परेशान दुबेदी में यार, सही कह रहा हूँ। मेरी पत्नी, मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर देती है। बार बार मेरी मम्मी का फोन आ गया, पियर में चलो, मेरे बाबूजी का फोन आ गया, पियर में चलो, मेरी दादी का फोन आ गया, पियर में चलो। अब जैसे ही मैं पार्टी जी वहां जाऊं, मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे। जवाई दिए, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार ये कि एक शर्ट पहन के आते हो, एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है गांव में, हमारी इज्जत तो है। अब तो सारे गांव वाले ही बातें करने लग गए, तुम्हारे जवाई जी एक शर्ट पहन के आते हैं, एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। क्या कहें दुबे जी सासू माँ से, बताएं आप। कुछ भी नहीं कहा मैंने। दूसरी बार फिर मेरा ससुराल जाने का नंबर आया, अब वही सासू, जवाई जी, मैंने कहा चुप रहे, बार बार जवाई जी, मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो 3 छोरियां हैं, बार बार एक को क्यों भेज देते हो। गुस्सा आ जाता है भाई साहब मेरे को यार, सीधा पंडित आदमी, वो सीधा आदमी। मेरी पत्नी को क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे खाना बना दे, अजी का मेरे तो हाथ दुख रहे हैं। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी कपड़े तो दे, अजी का मेरा तो माथा दुख रहा है। सारा घर दवाइयों से भरा पड़ा रहता है। दुबे जी क्या बताऊं आपको, साधु भाई, आपको नहीं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं यार। सही कह रहा हूं मैं आपको। एक दिन मेरा टोटल बल्ब फ्यूज, डायरेक्ट गुस्से में फड़फड़ा गया शरीर, पहुंच गया मैं मेरी सासू के पास। जाते ही मैंने सासू को कहा, तो मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है और सर्विसों में मांगता है, बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन 92 में से कंपनी का काम बंद है। तो क्या बताऊं भाई साहब, मैं बहुत सीधा आदमी भाई साहब, क्या बताऊं आपको। मैं तो बहुत अच्छा आदमी भाई साहब। मैं सीधी सी बात है भाई साहब, मेरे सामने तो समस्याएं फंस जाती है, मेरे सामने दुबे की बड़ी समस्याएं फंस जाती है। मैं राजस्थान की धरती से आया हूँ, है ना, और मैं रहता हूँ कोटा में, अंता में, कोटा मेरा वो जिला लगता है। अब अंता से कोटा 50 किलोमीटर। अब सही कह रहा हूँ दीदी, मैं एक बहुत बड़ी गड्ढा, सत्य गड्ढा आपको बताने जा रहा हूँ। अंता से कोटा 50 किलोमीटर। अब मैं कार लेकर के, मेरे को कोई काम था यार बाटी जी, तो मैं वहां से निकला। अब मैं जैसे ही मुश्किल से 25 किलोमीटर चलाऊंगा, एक गर्भवती महिला ने, जून का महीना था, उसने हाथ मारा। अपन ने सोचा यार पंडित आदमी है, भयंकर गर्मी है, पुण्य कमाओ। मैंने गाड़ी रोकी, ग्लास उतारा और मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी आप इसी धूप में कैसे खड़े हो। अरे कहा यार भैया मैं प्रेग्नेंट अलग हूँ और मैंने को है ना नयापुरा चौराहे पे छोड़ देना कोटा, मेरे को ले चलो। अब अपन पंडित आदमी दुबे जी यार, सीधे आदमी है यार, तो मैंने उस महिला को बिठा लिया। अब मैं जैसे ही वहां से रवाना हुआ, तो सही कह रहा हूँ दुबे जी आपको, तो नयापुरा चौराया आते आते वो महिला बेहोश होगी। मेरा दिमाग खराब। अरे मैंने कहा पंडित जी क्या हो गया। मैं उसको लेकर के भगा, मैंने उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब फिर भी मैं पंडित आदमी, मैंने कहा यार उस महिला के हाल चाल जानकर तो चलेंगे। 2 घंटे तक बैठा रहा। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए और आते ही बोले बधाई हो आप बच्ची के बाप बन गए। मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ है, मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। ये महिला तो मेरे को वहां मिली थी और मैंने कहा मैं तो इसकी तबीयत खराब होगी, दिया भर्ती करा दिया। अब वो डॉक्टर की
की पट्टा डेढ़ सियाड़ा। वो मेरे से बोले कि नहीं पंडित, तू ही चोरी का बाप है, चोरी पैदा होगी तो छोड़ के भग रहा है। पुलिस को फोन कर दिया भाई साहब, पुलिस आई, पुलिस आते हैं वो तो पुलिस वाले तो होते ही है। तो क्या हुआ कि ये पंडित ही चोरी का बाप है और कभी इसको छोड़ के भग रहा है, चोरी पैदा होगी जो। मैं उनको समझा रहा, वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद बड़े साहब आए, सीआई साहब, उन्होंने आकर के मेरे को पहचाना। अरे यार कवि साहब तुम इधर? मैंने कहा हाँ यार सीआई साहब। का क्या हुआ? अरे मैंने कहा तुम्हारे पुलिस वाले के डॉक्टर मिलके मेरे को जबरदस्ती चोरी का बाप बना रहे हैं आप। तो सीआई साहब ने कहा अरे का डॉक्टर साहब ज्यादा दिमाग मत लगवाओ, इनका मेडिकल चेकअप कराओ, अभी पता लग जाएगा चोरी का बाप कौन है। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा, मैंने कहा यार पंडित वैसे तो तू इस चोरी का बाप नहीं है, पर मैंने कहा भारत देश है यार, अगर गलती से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मरे यार। 2 घंटे तक बैठा रहा भाई साहब। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, आते ही प्रसन्न मुद्रा में बोले अरे क्या बधाई हो पंडित जी, इस रिपोर्ट के अनुसार तो तुम किसी भी चोरी के बाप बन ही नहीं सकते। भाई साहब मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत मस्त हुआ। अरे मैंने कहा समस्या का समाधान हो गया। और मैं बाल ठीक करके उस टाइम पे थे, मैं ठीक करके मुंह धो करके गाड़ी का जैसे ही मैंने स्टेरिंग घुमाया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने कहा यार पंडित जब रिपोर्ट के अनुसार अपन किसी भी छोरी के बाप बन ही नहीं सकते, तो घर पे वो 2-3 छोरी खेल रहे वो कौन है? ये मेरे सामने ऐसी समस्या पड़ जाती है। मैंने तो दीदी सही कह रहा हूँ मैं आपको, दुबे जी मैंने तो आप साइन करना, मैंने एक रिपोर्ट लिखी हुई है मोदी जी के नाम पे, मोदी जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ मैं दादाजी, सही कह रहा हूँ आपको। मैं सही कह रहा हूँ, जो जितने भी दुखी आदमी हो उस चिट्ठी पे साइन करना आप। मैंने मोदी जी को मेरी लुगाई से परेशान होकर के चिट्ठी लिखी मैंने। तो मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए। हेलो भाई साहब, मेरा एक दोस्त था माइक वाला, अब वो माइक वाला रोजाना ही माइक चेक करे ना, बोले हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पट्टे की आदत पड़ गई। अब एक दिन पिछले दिनों उसका ब्याह हो गया, शादी की पहली रात, वो इधर सो रहा, भाभी इधर सो रही, अब वो रात में चिल्ला रहा हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। भाभी ने दी रात की जो पलंग के नीचे, अरे का नाच बेटे पूरी रात माइक ही चेक करेगा, कार्यक्रम भी शुरू करेगा। तो ये ऐसे हो जाता है भाई साहब। वैसे भी ये तो माइक बहुत तगड़ा इतिहास है इस माइक का, मैं आपको माइक का इतिहास बता देता हूँ। और मैं क्या बताऊं आपको, ये वही माइक है दोस्तों जिससे इस देश में पहली बार भाई और बहनों बोला गया, और ये वही माइक है जिससे देश में पहली बार आलू से सोना बनाने की बात भी कही गई। तो माइक है, माइक का अपना अपना काम है ना। और मैं केवल एक आध कविता आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, दुबे जी सुनना। तो मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए, और देश की जमा दीजिए से व्यवस्थाएं सारी सुनो, वैसे ही घरों की भी समस्या सुलझाइए। सारे दिन काम कर हार थके घर आते, लड़ती है बीवियां क्यों बात बतलाइए, और जैसे उप सरपंच उप मुख्यमंत्री है, उप पत्नी का भी कानून बनवाइए। तालियां कमजोर है कविताओं पर, शायद यहाँ के लोग कम तालियां बजाते हैं, ताली वाली बजा करके बताओ। मैं तो पंडित आदमी भाई साहब, बहुत सीधा आदमी। और मैं तो क्या है, आपने एक वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, सुनी है? कौन कौन ने सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा? हाथ ऊपर करके बताओ। हिमेश रेशम मियां ये बैठा ना बीच में टोपी लगा के बाटी जी के पीछे, कौन कौन ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी? उस सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती और कलावती नाम के 2 किरदार जिस गरीब ब्राह्मण के घर पे जाकर के कथा सुनते थे, वो गरीब ब्राह्मण मैं हूं। मैं सही कह रहा हूं भाई साहब आपको।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं तो आपको कह रहा हूं भगवान सृष्टि के पहले कवि, और गंभीर बात करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं। सृष्टि के पहले कवि, यादव वंश के वो महाकवि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 220वें अध्याय में लिखा है। ऐसे ही मैंने एक जगह कह दिया भावना में बेकर की। गीता के 220वें अध्याय में लिखा है, 4-5 जने ऊपर आगे, अरे का पंडित जी गीता में तो 18 अध्याय होते हैं, तुम्हें इसे कैसे दाऊं चढ़ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे। तो आप सभी लोगों से मेरा गरीब ब्राह्मण का ये निवेदन है कि आपकी जेब में जितने भी खुले पैसे पड़े हो मुझ गरीब ब्राह्मण को देके जाना है। तो अपन सीधे साधे आदमी है, फिर कोई बात नहीं है। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर कहां की मिट्टी लेकर के घूम रहे हैं आप चिकला में। बाटी जी सुनिएगा, आप जब वहां बैठे थे और वहां से हवा की पुरवाई मेरी नाकों तक नाक तक आ रही थी, तो मुझे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। एक बार भाटी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या है राजस्थान, पढ़ना चाहता हूं आप बड़े लोगों के बीच में सुनना। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की, गोरा और बादल ने रण में हुंकार भर स्वामी भक्ति में परवाह ना की जान की। जहां कण कण गुणगान करता है सदा स्वाभिमानी राणा और चेतक महान की, पन्ना धाय पुत्रदान हाड़ी रानी शीशदान कर देती है वो धरती है राजस्थान की। और मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, समय की अपनी मर्यादाएं हैं। हमारे बड़े भैया को भी कविता पढ़नी है। अगर आप मुझे आदेश करो तो भगवान श्री राम के दरबार में खड़ा होकर आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के सामने बागेश्वर धाम पर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बता देंगे तो मैं पढ़ दूंगा। बागेश्वर धाम पिछले दिनों बहुत विवाद में रहा। भगवान श्री राम के होने के जब राम मंदिर नहीं बना उत्तर प्रदेश में, उसके पहले तक बहुत सबूत मांगे गए। तो जाओ सबूत लेकर के आओ, भगवान श्री राम त्रेता युग में इस धरती पर पैदा हुए या नहीं हुए। तब उन 2-2 कौड़ी के लोगों को मैंने जवाब दिया, और कहीं न कहीं वो जवाब आप जैसे धर्म प्रेमी बंधुओं के समक्ष सही दे रहा हूँ। तो फिर मुझे पूरा पांडाल दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताना सुनिएगा। उसके बाद में बागेश्वर धाम का पवित्र गीत में आप लोगों के बीच पढ़ूंगा, जो मेरा देश में पूरे देश में विदेशों में वायरल है। सुनिएगा। राम जी के होने का सबूत मांगते हो सालों, क्या तुम्हारी खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए। राम जी के होने का सबूत मांगते हो सालों, क्या तुम्हारी खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए। और राम जी के चरणों से वंचित रही जो धरा, बंजर जमीन रेत वाले पीले हो गए। वाल्मीकि को मिला आशीष प्रभु राम का, तो विश्व के प्रखंड और प्रसिद्ध कवि हो गए। और वक्त है अभी भी शरण स्वीकार करो, रावण जैसे योद्धा के भी वस्त्र गीले हो गए। तब पढ़ता हूँ, तालियों की धुन आपके बीच में चलती रहे। बागेश्वर धाम पर कई सारे प्रश्न लगाए गए, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हुए। टीवी चैनल वाले भी गए, पूछा कि यार ये कैसा वाईफाई है जो डायरेक्ट हनुमान जी से कनेक्ट है यार, जहां पर सीधे टावर आते हैं। और लाखों लोग जो बिल्कुल पांडाल में सामने बैठे होते हैं, उनको उनके नाम से बुलाया जाता है, उनकी अर्जियां लगती है। भगवान बागेश्वर के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में, सन्यासी बाबा के दरबार में मैंने तय कर लिया था। मेरे बड़े भाई ने टिप्पणी की थी, कैसे बैठे हैं कि यहाँ पर बागेश्वर धाम पर महिलाएं बैठी हों अपनी अर्जी को लेकर के। तब मैंने महसूस किया भगवान श्री राम के पवित्र प्रांगण में इस गीत का होना जरूरी है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस गीत पर लगातार तालियों का रिदम जारी रहे, ताकि आपकी अर्जी इस गीत के माध्यम से कहीं न कहीं बागेश्वर धाम तक पहुंचे। और जब बागेश्वर धाम की पवित्र पावन धरा से इस गीत का मैंने वाचन किया, मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों, पूरे देश में वायरल हो गया। सुनिएगा। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम। तालियां जोरदार होनी चाहिए आपकी, रेगुलर। दीदी आप भी बजाएं। हनुमान जी के लिए एक भी हाथ खामोश ना रहे। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम।
हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिसकी अर्जी लगती है उसकी ही आती बारी। हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिसकी अर्जी लगती है उसकी ही आती बारी। बागेश्वर बाबा की भक्ति करते सब नर नारी, धर्म विरोधी सनातनी पर करते हैं बमबारी। जंग नहीं जंग नहीं जंग नहीं लगता सोने को तपता बढ़ते दाम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। मैं किसी भी पार्टी का संदेश वाहक नहीं हूँ साहब, मुझे ना कांग्रेस से मतलब है ना मुझे भाजपा से मतलब है, मुझे केवल मेरे सनातनी भाइयों से मतलब है। और जब मैं माँ सरस्वती का पुत्र होता हूँ, माँ शारदे की आराधना करता हूँ, तो मैं बस उसकी आराधना में पढ़ता हूँ। सुनिएगा, तालियां जारी रखिए। भगवान और सनातन को झूठा ठहराने वालों, इतनी तालियों में तो नहीं पढ़ूं मैं हनुमान जी की आराधना यार, थोड़ी तालियां तेज कीजिए। 5 मिनट आपके बीच में हूँ, अगर मैंने कहीं न कहीं आपको आधा पौन घंटा भरपूर आनंद दिया हो, पंडित के सम्मान में तालियां उठ लीजिए यार, बजाते रहो। भगवान और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। भगवा और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। मकड़ जाल में फंसे हुए कूहड़ मकड़ी के जालों, पहले खुद को सिद्ध करो रे चमचों और दलालों। 14 भुवन के स्वामी है सृष्टि के नायक राम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। 5 मिनट और ले लूं आपके, बोलो तो जाऊं ले लूं तो तालियां बजा करके बताओ ना यार। मेरे तुम्हारे दोस्त इधर बैठे, मेरा भाई तू क्या देख रहा था यार। प्रणाम करता हूँ तेरे सौंदर्य बोध को मेरे भ्राता, तेरे लिए एक सलाह दे करके जाता हूँ। अगर पंडित चिकला के मंच पे आया और तेरे को सलाह नहीं दी मेरे कुंवारे भाई को, तो फिर क्या पंडित आया यार। मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ, तो कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ, सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ, सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। समय का सदुपयोग करो मेरे भाई, सुनो, समय निकला तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। खाली प्लाट दिखे जहाँ, माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया, माता पिता भी क्या करें, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे। जय बोलो बांके बिहारी लाल की। साधु जी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, एक बात बता देता हूँ आपको। मेरे साधु भाई को, साधु जी के लिए ताले होनी चाहिए यार। साधु जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत पंडित आदमी यार। मेरे तो दादाजी का नाम चलता था साधु जी। मैं क्या बताऊँ आपको, आसपास के 50 गांव में भाटी जी, मेरे दादाजी को बुलेट चलाने का शौक था भाई साहब। बुलेट चलाकर धोती पहनते थे मेरे दादाजी, बिल्कुल सफेद जग, और बड़े अकड़ू स्वभाव के थे। एक दिन जा रहे थे, मेरी दादी ने कहा कि यार तुम ऐसा करो, सब्जी लेकर के आओ। तो मेरे दादाजी चले गए सब्जी मंडी में, बुलेट पे बैठकर गुड। उधर से एक डोकरा आ रहा था धोती पहन के। अब जैसे ही मेरे दादाजी की बुलेट क्रॉस हुई, तो उनकी जो बुलेट का लेग गार्ड था, लेग गार्ड में उस डोकरे की धोती फंस गई भाई साहब। दिमाग खराब डोकरे का। अरे यार तुमने मेरी धोती फाड़ दी। मेरे दादाजी बड़े सम्मान वाले आदमी, उन्होंने कहा धोती फट गई तो चिल्ला मत, फालतू की बात नहीं करेगा। तेरी धोती कितने की? तो 300 की। ये ले 300, कहीं की फालतू की बातें कर रहा है। अब 300 रुपए लेकर के वो डोकरा जाने लगा, तो मेरे दादाजी ने उसको दर लिया। तो किधर? अपना काम हो गया कि जा रहा हूं मैं। नहीं, तेरी धोती कितने की? तो 300 की। तो मैंने 300 दिए। कहा तो धोती मेरी।
अब अगले ने चड्डी नहीं पहन रखी भाई साहब, उसका टोटल दिमाग खराब। अब वो इज्जत बचाए पैसे, मेरे दादाजी को 600 रुपए दे करके गया भाई साहब। मैं उस खानदान का आदमी हूँ, नाम चलता है। मैं क्या कहूँ आपको, मेरे को हमारी तरफ एक कॉलेज है कोटा में भाई साहब, उस कॉलेज में 1500 छोरे पढ़ते हैं। पूरे 1500 छोरों को पेट में पथरी, किडनी स्टोन सभी को, और उस कॉलेज में 500 छोरियां भी पढ़ती हैं, उनमें से एक को भी पथरी की बीमारी नहीं हुई। सारा प्रशासन परेशान, तो छोरों को पथरी और छोरियों को बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या हुआ है यार? बड़े बड़े वैज्ञानिक बुलाए गए भाई साहब, सैंपल भेजे गए, पानी की जांचें करवाई गई कि यार इनको पथरी क्यों हो रही है। नासा तक बड़े बड़े लेबों में भाई साहब सैंपल भेजे गए, पता नहीं लग पा रहा। अंत में फिर बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने कहा तुम तो फालतू की बातें कर रहे हो, उसको बुलाओ ना पंडित को। वो दादाजी जिनका नाम चलता था धोती वालों का, उनका पंडित है वो, कवि देवेंद्र वेस्ट था, उसको बुलाओ, वो समाधान देगा। मेरे को बुलाया गया भाई साहब 1 लाख रुपए दे करके, यार पंडित जी चलो यार हमारी समस्या का समाधान करो, सभी को पथरी कैसे हो रही है। 10,000 लोग बैठे हुए पंडाल में, और मैंने केवल 4 पंक्तियों में समाधान दे दिया उनको। अगर वो समाधान आपको पसंद आ जाए, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना। मैंने कहा बगीचे में कई गुलाब देखो सेंट हो गए, बगीचे में कई गुलाब देखो सेंट हो गए, मोहब्बत के सब जुगाड़ परमानेंट हो गए। सरकार वाटर प्रूफ बनवाए लिपस्टिकें, आशिक बेचारे पथरी के पेशेंट हो गए। दुबे जी सही कह रहा हूं मैं आपको, भाभी की बहन से प्यार करने का मजा कुछ अलग होता है। दुबे जी आपका तो यार जलवा रहा होगा आपके जमाने में यार। दुबे जी बहुत जानते हैं प्यार मोहब्बत की बातें, जी है उन्होंने यार। जब होता है दीदी तेरा देवर दीवाना, तो भाई साहब कितना बढ़िया लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और मेरी भाभी के मेरे बीच में क्या हुआ सुनिएगा। गुस्से में भाभी लाल है चकरा रही है क्यों, गुस्से में भाभी लाल है चकरा रही है क्यों, तल तल के मुझको सुबह से वो खा रही है क्यों, बोली की सेंट लगाया तब नाने मेरी, मुझको बता दे तुझसे खुशबू आ रही है क्यों।